हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लास में। आज की सुबह की क्लास आपकी ज़िंदगी की अनमोल क्लास है, क्योंकि बहुत लोग का ये लास्ट पेपर हो सकता है ज्योग्राफी। और आपको दोस्तों बता दें कि मैंने बहुत मेहनत करके रात भर इस पूरे पीडीएफ को बनाया है। यानी पूरा पूरा जो है पिछले सालों का पेपर देखा है और उसके बाद मॉडल पेपर, वहाँ से मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उठाया है और आपके पेपर में आ सकते हैं। तो जाते जाते एक बार फास्ट रिवीजन करते जाइए। हो सके इसमें से दो चार क्वेश्चन भी आ जाए ना, तब भी पढ़ना सफल हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको याद भी करवा देंगे कैसे आप पढ़ के अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पेपर पैटर्न देख लीजिए और हम लोग सीधा सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन पर, बहुविकल्पीय क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कवर करेंगे वो आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं और यहाँ पे हो सकता है कि आपको लगे कि आपने पढ़ा है, फिर भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, आपको हो सकता है क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चन करा रखे हैं और जो लोग पढ़े होंगे उनको तो अच्छे से तरीके से पता होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले आपके सामने यहाँ पे कि मानव भूगोल की कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। यानी इसमें प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है और मानव उसका दास है, ऐसा कह रहा है इसमें। तो देखिए संभववाद, संभववाद नहीं है इसमें, पर्यावरण निश्चयवाद। हाँ, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण निश्चयवाद। प्रत्यक्षवाद, नौ निश्चयवाद नहीं होगा इसमें, करेक्ट आंसर आपका पर्यावरण निश्चयवाद हो जाएगा। ये सवाल आपको बता दें, ये जो प्रश्न है ना, ये 2020 से लेकर 2024 तक किसी न किसी सेट में लगातार पूछा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे इंपॉर्टेंट रूप में जो है कवर किया है। तो इसको आप ध्यान रख लीजिए एक बार। आगे क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में जनसंख्या सबसे अधिक है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और पूछ रहा है किस देश में जनसंख्या सबसे अधिक है। टॉप थ्री के मैंने कई बार बताया, आप देश ध्यान रखेंगे। टॉप थ्री का पहला जो है पहला चीन हो जाएगा, दूसरा जो है भारत और तीसरा हो जाएगा यूएसए। ठीक है, तीसरा जो है यूएसए हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें है। भारत, इसमें चीन भी नहीं है, भारत भी नहीं है, हाँ यूएसए है नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे है, तो राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, टॉप थ्री के देश ध्यान रखेंगे, ये मानचित्र में भी भरने आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो पहले स्थान पे देखिए बिहार का नंबर आता है और दूसरा स्थान वेस्ट बंगाल का नंबर आता है, तीसरा स्थान केरल का नंबर आता है और चौथा जो स्थान है वो यूपी का नंबर आता है। तो उसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है तो बिहार इसमें दिया है, बिहार नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल दिया, हाँ पश्चिम बंगाल दिया है, दूसरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य से होकर गुजरती है। तो सभी जानते होंगे, जवाब इसका राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने है, भारत का भिलाई नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भिलाई नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए भिलाई जो है ये नगर प्रसिद्ध है सूती वस्त्र के लिए, या चीनी उद्योग के लिए, या फिर लौह इस्पात के लिए, या फिर जूट के लिए। तो यहाँ पे है लौह इस्पात के लिए भिलाई, और भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि भिलाई किस राज्य में है। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में है भिलाई। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों। नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद पूछ ले, नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद, या फिर आपसे पूछ लेगा रुको और जाओ की संकल्पना, रुको और जाओ की संकल्पना, स्टॉप एंड गो की संकल्पना किसने दी है। तो देखिए नवनिश्चयवाद है। नव, नया नया कपड़ा सिलाने कहाँ जाते हैं? टेलर के पास जाते हैं, तो टेलर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, निम्नलिखित में से नगरीकरण की समस्या नहीं है। नगरीकरण की समस्या नहीं है, ये पूछ रहा है। मलिन बस्तियां समस्या है, बिल्कुल समस्या है। विस्तृत कृषि, अगर कृषि करते हैं तो नगर में थोड़ी ज्यादा कृषि होती है, गांव में कृषि होती है, तो कृषि करेंगे तो नगरीकरण नहीं होगा। इसका मतलब राइट आंसर इसमें विस्तृत कृषि हो जाएगा। बाकी ये दोनों तो आ जाएंगे। ठीक है, आगे है 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो भैया मैंने कई बार बताया है, अपने महबूब को याद रखेंगे, यानी महबूब उल हक हो जाएगा। ठीक है, ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके पेपर में बिल्कुल आने की संभावना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे 2 नंबर मिलेगा आपको और एक क्वेश्चन का जो है आंसर 25 शब्दों में, आपको 20 से 25 शब्दों में देना होगा। आपको बता दें क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों घुमा देगा, बस ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, उसको थोड़ा फोकस करिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है, रटजल के शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 2020 से लगातार जो है
मानव भूल की परिभाषा पूछ रहा है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। देखिए पूछ रहा है कि रटजल के शब्दों में, तो यहाँ पे रटजल के शब्दों में बताना है, मानव भूल को परिभाषित कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे। आइए इसका उत्तर फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे है रटजल के अनुसार जो है परिभाषा। ठीक है, रटजल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, फ्रेडरिक रटजल मानव भूल के जनक कहलाते हैं और इन्होंने अपने शब्दों में मानव भूल को परिभाषित किया है। जैसे देखिए, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। मैंने इसके बारे में कई बार डिटेल में बताया है। देखिए हम सब क्या है, मानव हैं। ठीक है, हम सब मानव हैं, बच्चों भी कह सकते हैं आपको। तो हम सब क्या है, मानव हैं, और मानव कहाँ रहता है, समाज में रहता है। ठीक है, मानव कहाँ रहता है, समाज में रहता है, और पूरा समाज कहाँ रहता है, धरातल पे रहता है, धरातल पे रहता है। तो जो मानव समाज धरातल पे रहता है, तो धरातल पे जितने संसाधन हैं, क्या मानव समाज उनका उपयोग करेगा कि नहीं करेगा? आपका जवाब होगा करेगा। तो आप बताइए, क्या मानव समाज का और धरातल से कोई संबंध है कि नहीं? बिल्कुल संबंध है, 100% संबंध है। तो इसको यहाँ पे संबंध के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। ये रटजल ने कहा है। सिंपल परिभाषा दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। संश्लेषित का मतलब होता है जुड़ा होना। क्या मानव समाज पृथ्वी से जुड़ा नहीं है? उससे जो है सटा नहीं है। सटे का मतलब जुड़ा नहीं है, उससे मिला नहीं है, मिला है। संश्लेषित का मतलब जुड़ा होना, मिला होना। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में सकते हैं कि मानव और वातावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चतुर्थक क्रियाकलाप क्या है? चतुर्थक क्रियाकलाप की बात करें तो प्रथम क्रियाकलाप होती है, द्वितीय होती है, तृतीय होती है और चतुर्थक होती है। ठीक है, चतुर्थक होती है। तो यहाँ पे जो पहली होती है प्राथमिक क्रिया, ये प्रकृति यानी कृषि से संबंधित होती है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा जो क्रिया होता है, ये उद्योग से संबंधित होता है। तीसरा जो है, ये आपका सेवा से संबंधित होता है। और चौथा जो है, ये अनुसंधान, रिसर्च, इससे संबंधित होता है। अनुसंधान मतलब खोज करना। जैसे आर्थिक गतिविधियां, पहले आप हेडिंग बना लेंगे और उसके बारे में लिखेंगे, वे आर्थिक गतिविधियां जो सूचना, अनुसंधान यानी शोध, ज्ञान पर आधारित सेवाओं से संबंधित होते हैं। ये कार्य बौद्धिक तकनीकी कौशल पर आधारित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें की जाती हैं, जैसे आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी है, अनुसंधान एवं विकास, ये सब जो है बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं चतुर्थ क्रियाकलाप में आती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रक्षिप्त या फिर एकांकी बस्तियां किससे कहते हैं? प्रक्षिप्त या एकांकी बस्तियां। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे प्रक्षिप्त या एकांकी बस्तियां और उसके बारे में लिखेंगे। प्रक्षिप्त या एकांकी बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जो अन्य बस्तियों से दूर दूर होती हैं। उनके आसपास कई बड़ी आबादी मतलब कोई बड़ी आबादी नहीं होती है। आमतौर पर ये प्राकृतिक रूप से जैसे जंगल, पहाड़, रेगिस्तान, इन सभी जो है क्षेत्रों में रहते हैं। एकांकी का मतलब सिंपल भाषा में कहें तो देखिए आपसे दो सवाल पूछ सकता है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक तो गुच्छित पूछ सकता है, या तो जो है आपसे एकांकी पूछ सकता है। दोनों मैं बता दे रहा हूँ ताकि दोनों जो आ जाए तो आप लिख पाओ अच्छे से। ठीक है, देखिए गुच्छित मतलब होता है अंगूर का गुच्छा। देखा होगा आप लोगों ने, तो अंगूर गुच्छा पास पास होता है या दूर दूर होता है? आपका जवाब होगा पास पास होता है, सटे सटे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब घर, जो मकान होते हैं, जो बस्तियां होती हैं, जब पास पास होते हैं, सटे सटे होते हैं और रास्ते बड़े पतले पतले होते हैं, तो उसे गुच्छित बस्ती कहा जाता है। अब जो जस्ट उसी का उल्टा कर दीजिए, जब बस्तियां दूर दूर हों, जब बस्तियां दूर दूर हों तो उसे एकांकी बस्ती के नाम से जाना जाता है। सिंपल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे, जैसे हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गांव बसते हैं, दूर दूर घर होते हैं। ऐसी थार के मरुस्थल में छोटे छोटे गांव होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो आप एग्जाम्पल में 2 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं। देखिए मानव अपने आप में बहुत बड़ा संसाधन है और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि मानव अपने आप में रिसोर्स है, एक संसाधन है। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग बना लेंगे मानव संसाधन और इसके बारे में लिखेंगे, किसी देश में संगठित जो है, किसी देश या संगठन में शिक्षित, प्रशिक्षित, कुशल जनसंख्या को कहते हैं मानव संसाधन, जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में योगदान देती हैं। यह किसी राष्ट्र के आर्थिक वृद्धि एवं उत्पादकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में, आपके क्लास में एक ऐसा बच्चा होगा जो सबसे ब्रिलियंट होगा, पढ़ने में तेज होगा, है ना, तेज होगा। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मध्यम में होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल पीछे होंगे। इसका मतलब ये है कि जो तेज होगा, जो बच्चा पढ़ने में तेज होगा, उसका दिमाग ठीक ठाक होगा, उसका पूरा जो है बुद्धि काम करता होगा अच्छे से। इसका मतलब ये है कि जब
जब किसी भी देश के व्यक्ति शिक्षित हों, पढ़े लिखे हों, प्रशिक्षित हों, उनको ट्रेनिंग अच्छे से दिया गया हो, कुशल हों, ज्ञान हो, अच्छे से जानकारी हो, तो नए नए आविष्कार करेंगे, नई नई चीज तकनीकों का आविष्कार होगा। तो जब नए नए आविष्कार होगा तो भाई सिंपल सी बात है कि मानव उन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जो मानव चाहता है। तो मानव कैसे करेगा? जब शिक्षित होगा, कुशल होगा, प्रशिक्षित होगा, तब कर पाएगा। इसका मतलब है कि मानव सबसे बड़ा संसाधन है जो अपनी आर्थिक और सामाजिक संस्कृति विकास में योगदान देता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर भूल भी जाएंगे तब भी आप सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मानव भूगोल के दो प्रमुख क्षेत्र बताइए। क्षेत्र पूछता है तो आप देखिए क्षेत्र में जो है अगर पूछेगा यानी क्षेत्र पूछेगा तब जो है आपका अलग आंसर होगा, और अगर शाखा पूछे तो शाखा और क्षेत्र बात एक ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा उप क्षेत्र, तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ये आर्थिक जो भूगोल है ये इसकी शाखा है। ठीक है, ये इसकी शाखा है यानी एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है। अब इसके अंतर्गत क्या आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके जो अंतर्गत आता है जैसे आर्थिक भूगोल में ये आपका क्षेत्र हो गया, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे जैसे कि उद्योग भूगोल। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे उद्योग भूगोल। ठीक है, दूसरा पर्यटन भूगोल, पर्यटन भूगोल, इस प्रकार से लिख देंगे पर्यटन भूगोल। ऐसे आप 2 पॉइंट लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसको आप भी ले सकते हैं, ये आपका क्षेत्र का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे गलती से, लेकिन आपको मैंने बता दिया उप क्षेत्र में आप क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, नगरीय अपशिष्ट यानी कूड़ा प्रबंधन का वर्णन करना है। तो देखिए नगरीय जो अपशिष्ट पदार्थ है यानी जो कूड़ा करकट कचरा जो होता है ये सब। ठीक है, देखिए हेडिंग डाल देंगे नगरीय अपशिष्ट का प्रबंधन कैसे जो है मैनेजमेंट किया जाए, तो इसमें लिखेंगे वह प्रक्रिया यानी नगरीय अपशिष्ट का प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके तहत शहरों में उत्पन्न कचरे को संग्रह करना, निपटान करना और पुनर्चक्रण किया जाता है ताकि पर्यावरण स्वच्छ और स्वस्थ बना रहे। तो इसमें 2 नंबर का प्रश्न रहता है, आपको इतना लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ध्यान रखेंगे एक पेज में लघु उत्तरीय जो अति लघु रहेगा वो 2 क्वेश्चन लिखिएगा, एक पेज में 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, बात करते हैं लिंगानुपात, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन लिंगानुपात भी है। तो लिंगानुपात को कभी कभी सूत्र पूछ लेता है, सूत्र भी बताएंगे आपको, और कभी कभी इसकी परिभाषा पूछ लेता है, तो दोनों देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखिए लिंगानुपात की परिभाषा में लिखेंगे किसी भी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जब आप अपने क्लास में जब बैठेंगे ना, क्लास में बैठेंगे तो नजर उठा के देख लीजिए वहां पे कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। लड़के और लड़कियों की जो अनुपात होगी वही लिंगा अनुपात कहलाती है। ठीक है, यानी कितने मेल हैं और अनुपातिक कितने फीमेल हैं, इन दोनों का अनुपात ही दोस्तों लिंगा अनुपात कहलाता है। अब इसका छोटा सा यहाँ फार्मूला है, सूत्र है, जैसे लिंगा अनुपात बराबर महिलाओं की संख्या और बटे पुरुषों की संख्या गुणे, आप यहाँ पे गुणे लिखेंगे गुणे 1000। ठीक है, इस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए महिलाओं को ऊपर कर दीजिए, पुरुष को नीचे कर दीजिए, गुणे 1000 हो जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा ट्रिक बना के अपना याद कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, तो देखिए आप हेडिंग बना लेंगे मानव विकास और उसके बारे में लिखेंगे। मानव विकास कब कर सकता है, आप सोचिए जरा, कब कर सकता है, कैसे कर सकता है? देखिए जब मानव अपने शारीरिक और मानसिक क्षमता के आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन लाता है या सुधार लाता है तो उसे मानव विकास कहा जाता है। यानी इंसान का यानी मानव का जब शरीर स्वस्थ होगा तो काम करेगा तो पैसा आएगा तो विकास होगा, सिंपल। ठीक है, अब देखिए मानसिक स्थिति, अगर मानसिक नहीं दिमाग ठीक ठाक है, अच्छे से काम करेगा तो पैसा मिलेगा तो विकास होगा, किसका? मानव का, सिंपल। ठीक है, देखिए मानव विकास कैसे करता है, जब उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता विकसित होती है, उसके आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन लाता है और उसी को मानव विकास कहा जाता है। सिंपल है, आराम से ले सकते हैं, कोई बड़ी बात दोस्तों नहीं है, रट्टा मार नहीं है यहाँ पे। तो थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लीजिए, सुधार मतलब क्या? जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसकी शिक्षा अच्छी होगी, उसके पास आय होगा, तो उसके आधार पर मानव विकास कर सकता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, बात करते हैं लघु उत्तरीय का। 4 नंबर क्वेश्चन है, 50 शब्दों में लिखना पड़ेगा, एक पेज में आपको इसको आंसर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आइए इनका उत्तर देखते हैं और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी करेंगे। देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आप इसी प्रकार से लिखेंगे। अब छोटा सा यहाँ पे आपको एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, एक डायग्राम बना लेंगे ताकि जो है आप इसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ, और यहाँ पे आप सारे हेडिंग इस प्रकार से डायग्राम बना के लिख देंगे। एग्जामिनर का प्रभाव पड़ेगा और सोचेगा एग्जामिनर की बच्चे ने अपने दिमाग से मेहनत से काम किया है। ठीक है, कोई
रट्टा मार नहीं, कोई नकल नहीं किया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से डायग्राम बना के उसके बारे में लिखेंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप यहाँ पे समझ लीजिए। जनसंख्या वितरण, इसका अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में लोगों के फैलाव से है। वितरण मतलब क्या होता है? बांटना, फैलना, ठीक है। यह विभिन्न भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या प्रभावित होती है। कहने का मतलब ये है कि कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे यूपी की बात करें, कहीं बहुत ज़्यादा है जैसे सिक्किम की बात करें, कहीं बहुत कम है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ भौगोलिक कारक होगा, कुछ आर्थिक कारक होगा, कुछ सामाजिक, कुछ राजनीतिक कारक होंगे। कारक मतलब कारण, रीजन, जिसके कारण जनसंख्या प्रभावित होती है। आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक कारक में लिखेंगे। देखिए इसमें लिखेंगे भौगोलिक कारक में क्या लिखेंगे? इसमें स्थलाकृतियाँ, पठार, पहाड़, मैदान, जैसे गंगा के मैदानों में घनी आबादी। यानी कहने का मतलब ये है, इसका छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं इस प्रकार से। इससे मान लीजिए ये पठार है, मैदान, पठार, इसके बाद ये पहाड़ है, फिर ये इसके बाद ये पर्वत है। अब देखिए आप खुद सोचिए कि मैदान पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है कि जो है पठार पे ज़्यादा रहती है, कि पहाड़ पे ज़्यादा रहती है, या फिर जो है पर्वत पे ज़्यादा रहती है? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब ये होगा कि मैदान पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है, ठीक है। क्यों रहती है मैदान पे जनसंख्या? क्योंकि मैदानों पे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, इसीलिए मानव ज़्यादातर बसाव जो होता है मैदानी भागों में होता है। इस प्रकार से डायग्राम बना दीजिए और उसके बारे में लिखिए अपने शब्दों में। क्या लिखेंगे? मैदानी भागों में जो मानव की आवश्यकताएं हैं वो आसानी से पूर्ति हो जाती हैं, जो पठार, पहाड़, पर्वत पे नहीं हो पाती हैं, इसीलिए मानव का ज़्यादा बसाव या ज़्यादा प्रभावित मैदानी भागों में होते हैं। सिंपल, बस काम खत्म, ठीक है भैया। आगे देखिए दूसरा, जल संसाधन। जल संसाधन, नदियों के किनारे जनसंख्या अधिक बसाव होती है क्योंकि पीने के लिए पानी चाहिए। अगर पानी नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जल ही जीवन है। तो पीने के लिए पानी जो है जहाँ पे अच्छी मिलती है, जहाँ सुविधा होती है, लोग वहाँ ज़्यादा प्लान करते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में ले सकते हैं। इसके बाद जलवायु है। जलवायु में समशीतोष्ण जलवायु में लोग रहना पसंद करते हैं। कहीं भयानक ठंडी पड़े तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, कहीं भयानक गर्मी पड़े तो लोग वहाँ भी रहना पसंद नहीं करते हैं। जहाँ पे थोड़ी ठंडी, थोड़ी गर्मी, यानी समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, वहां पे आबादी ज्यादा प्रभावित होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों आर्थिक कारक में। आर्थिक कारक में क्या लिखेंगे? देखिए आर्थिक कारक में लिखेंगे उद्योगों की उपस्थिति। उद्योगों की उपस्थिति का मतलब ये कि जिन क्षेत्रों में उद्योग आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं वहां लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, यहाँ पे उद्योग हैं और लोगों को रोजगार मिलता है, तो लोग रोजगार की तलाश में वहां जो है जाते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है। अगला है कृषि उर्वरता। कृषि उर्वरता का मतलब ये गंगा के मैदानों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वहां पे जो कृषि होती, जो मिट्टी है उपजाऊ होती है और वहां पे आसानी से कृषि की जा सकती है, ठीक है। आगे है व्यापार एवं परिवहन की सुविधा कारण लोग भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभावित होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में ऐतिहासिक नगर जैसे कि वाराणसी है और अयोध्या है। आप देख लीजिए अयोध्या में कितना ज्यादा भीड़ हो रहा है और लोग कितना लोग जो है वहां पे जाके बस रहे हैं। इस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक जो है लोगों को आकर्षित करता है, ठीक है। अगला है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, इसके बारे में ले सकते हैं आगे है राजनीतिक कारक में। तो जहाँ पे शांति सुरक्षा होती है, जहाँ सरकारी नीति अच्छी होती है, जहाँ योजनाएं अच्छी होती हैं, लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। जहाँ पे राजनीतिक दल अच्छा ना हो, जहाँ हमेशा लड़ाई झगड़े हों, उपद्रव हों, आप रहना वहाँ पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे। इसका मतलब ये कि जहाँ पे शांति हो, जहाँ सुरक्षा हो, जहाँ सरकारी नीतियाँ अच्छी हो, नीतियों में नियम अच्छे हों और सरकारी योजनाएं अच्छी हो, वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं में जो है गतिविधियों में विभेद कीजिए, यानी अंतर बताइए प्राथमिक क्रिया द्वितीयक क्रिया में। तो देखिए इस प्रकार से इसमें लिखेंगे आर्थिक गतिविधियों को उनके स्वरूप के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनके प्रमुख जो रूप हैं वो प्राथमिक यानी प्राइमरी और द्वितीय यानी सेकेंडरी गतिविधियां शामिल हैं। आइए बात करते हैं एक एक करके। इसमें प्राथमिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों से दोहन से जुड़ी होती हैं, यानी प्राथमिक क्रियाओं में सीधा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जबकि दूसरे में इन्हीं गतिविधियों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके दूसरे किसी उपयोगी वस्तु में बदला जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कई बार की जो है अगर मिट्टी है, मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, इस मिट्टी से अगर ईंट बना दिया जाए तो ये द्वितीय में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आइए एक एक करके इनका समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर आप 2025 में ITI करना चाहते हैं तो सीबी विकल्प ITI गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे 100% सही सटीक जानकारी मिलेगी। ITI में एडमिशन कब होता है, गवर्नमेंट से करें प्राइवेट से करें, कितना फीस लगता है, किस ट्रेड से करें कि गवर्नमेंट या प्राइवेट में जॉब लग जाए। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सही जानकारी मिलेगी।
बात करते हैं दोस्तों पहले यहाँ पे प्राथमिक गतिविधियों में, तो देखिए इसमें लिखेंगे वे गतिविधियाँ जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होता है। इसमें मुख्य रूप से भूमि, जल, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधन होते हैं और उसी के आधार पर जो है अधिकतर जो पारंपरिक विधियाँ होती हैं इस पर आधारित होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उन्हीं को सीधे उपयोग करके मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे प्राथमिक गतिविधियाँ कहते हैं। गतिविधि का मतलब क्रिया जो मानो काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे जैसे इसमें क्या लिख सकते हैं, जैसे कृषि है, मत्स्य पालन है यानी मछली पालन, वानिकी यानी जो वन से संबंधित जो लकड़ी, फल, फूल आदि प्राप्त करते हैं, खनन जो खुदाई से प्राप्त जो होते खनिज होते हैं ये सब, और पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं का उपयोग करके मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन्हें प्राथमिक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो है द्वितीयक गतिविधियों में। तो द्वितीयक गतिविधियाँ या क्रिया वे गतिविधियां जो कच्चे माल को प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग द्वारा उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। मैंने भी आपको बताया, जैसे कपास मान लेते हैं, ठीक है, कपास है और कपास से अगर कपड़ा बनाया जाए तो कपास, देखिए कपास क्या होता है, कृषि में उत्पादन होता है, ये प्राथमिक क्रिया हो गया। जब प्राथमिक क्रिया को दूसरे उपयोगी वस्तु में बदला जाता है तो उसे द्वितीयक गतिविधियां कहा जाता है। ठीक है, सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आप इन्हें लिख सकते हैं। इसमें मशीनों और उद्योगों को उत्पादन पर आधारित होता है। औद्योगिकरण के कारण इनकी तेजी से जो है विस्तार हो रहा है। जैसे के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पे, उदाहरण के तौर पे विनिर्माण है, मिट्टी से बना ईंट है, कपास से बना कपड़ा है, दूध से बना पनीर है, खाद्य प्रसंस्करण जो विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री बनते हैं वो सब प्रयोग जो है यहाँ पे इस प्रकार से किए जाते हैं और इसके बारे में आप इसे एग्जाम्पल सहित लिखेंगे तो बढ़िया पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर। इस क्वेश्चन को न जाने कितनी बार घुमा के पूछा है, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा कैसे अगर क्वेश्चन रिपीट करेगा यानी घुमा के पूछेगा तो कैसे आपको आंसर सटीक आंसर देना है। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक मतलब क्या होता है, जब किसी भी कारणवश जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास होता है तो उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। अब कारण में क्या होता होगा, बेरोजगारी, अशिक्षा, चिकित्सा की कमी, अशांति, उपद्रव, प्राकृतिक आपदा जैसे कारण से लोग एक स्थान से छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो जिस स्थान से जाते हैं उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। कारण क्या है, कारण यहाँ पे देख लीजिए, इसी कारण लोग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं अपकर्ष कारक में। तो अपकर्ष कारक में देखिए, जिन कारणों से लोग जिस स्थान पर आते हैं उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। अब आते क्यों हैं, क्या कारण है, क्योंकि वहाँ पे शांति है, वहाँ पे शिक्षा की सुविधा है, रोजगार है, चिकित्सा की सुविधा है, परिवहन की सुविधा है, इसी कारण लोग वहाँ पे आते हैं तो उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। ठीक है, अब सवाल को अगर रिपीट करेगा और घुमा के पूछेगा तो कैसे पूछेगा, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक की जगह पूछ लेगा कि ये बताइए उद्गम और गंतव्य में अंतर बताइए, उद्गम और गंतव्य में अंतर बताइए, या पूछ लेगा प्रस्थान और आगमन में अंतर बताइए, ऐसा पूछ लेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रतिकर्ष मतलब होता है जहाँ से जाते हैं, ठीक है, जहाँ से जाते हैं, और अपकर्ष मतलब जहाँ को आते हैं, ठीक है, जहाँ को आते हैं उसे कहते हैं अपकर्ष कारक। तो देखिए यहाँ पे उद्गम, जैसे गंगा नदी का उद्गम होता है तो जहाँ से गंगा नदी निकलती है यानी गोमुख से निकलती है, और गंतव्य कहाँ पहुँचती है, बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पे क्या यहाँ पहुँचती है, तो इसका मतलब जहाँ पे जाती है वो अपकर्ष हो गया, जहाँ से जाती है वो उद्गम हो गया। ठीक है, इसके प्रस्थान, जैसे कहते नहीं भैया, नात रिश्तेदार जब आते हैं कहते चलिए प्रस्थान किया जाए, प्रस्थान मतलब क्या, आप चलते हैं, ठीक है, यानी चलना, अब यहाँ से निकलते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो प्रस्थान मतलब चलना शुरू करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो प्रतिकर्ष मतलब जहाँ से जाते हैं, और आगमन जैसे आएंगे, अभी जो है उनका आगमन, नेता का आगमन होने वाला है या अतिथि का आगमन होने वाला है तो आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जाते हैं, बस यही अंतर है, यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर आते हैं। ठीक है, सिंपल, दोनों में अंतर समझ सकते हैं। आगे आप डायग्राम बना के उसका भी लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं मानव विकास के उपागम के बारे में बताना है। उपागम एज ए अप्रोच होता है, स्रोत होता है, साधन होता है जिसके द्वारा मानव विकास करता है। ठीक है, आइए मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट है, ठीक है, 4 पॉइंट हैं और 4 नंबर तब मिलेगा जब 4 पॉइंट आप लिखेंगे। अब सवाल है याद कैसे होगा, कम समय बचा हुआ है, कुछ घंटों में याद कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आप महसूस करिए कि विकास मानव कैसे
कैसे कर सकता है? सबसे आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पैसा, यानी आय। आय होगी तभी तो मानव विकास कर पाएगा। सिंपल, आपके पास पैसा होगा तो दुनिया की सारी कायनात आपके पास आ जाएगी। तो पैसा नहीं होगा भैया, कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आय आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास आय आएगा तो आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा? आप मुझे जरा बताइए, कल्याण होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कल्याण होगा भैया। जब इनकम रहेगी, पैसा रहेगा, तो आपका कल्याण होगा, यानी जो चाहोगे आप वो खरीद सकते हो। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास आय होगा तो कल्याण होगा, ठीक है। पहला देखिए क्या हो जाएगा, आय उपागम हो जाएगा, दूसरा कल्याण उपागम हो जाएगा, और तीसरा देखिए, अच्छा जब आपका आपका कल्याण होगा तो कल्याण कैसे होगा? जब अपनी आप जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं ना, आधारभूत आवश्यकताएं, जब आप उसे अपना पूरा कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो तीसरा क्या हो जाएगा? आधारभूत आवश्यकता, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? आधारभूत आवश्यकता उपागम। उपागम सब में कॉमन है, तो हमें उपागम नहीं याद करना है। हमारे पास आय होगा तो हमारा कल्याण होगा, हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं वो पूर्ति हो जाएंगी। जो हमारी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएंगी तो हम क्षमतावान हो जाएंगे, हमारी क्षमता बढ़ जाएगी, समाज में हमारी क्षमता बढ़ जाएगी कि हाँ वो कोई भी इंसान है, तो हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? क्षमता उपागम, ठीक है। सिंपल, 4 पॉइंट आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब इनके बारे में क्या क्या लिखेंगे तो देखिए थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए आय उपागम, आय स्तर ऊंचा होने से मानव विकास स्तर ऊंचा होता। सिंपल है। अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है, किसी के अगर 1 लाख रुपए सैलरी है, 1 लाख रुपए सैलरी, तो कितना हो गया भैया? हाँ 1 लाख रुपया हो गया। 1 लाख रुपए सैलरी है और किसी का 10,000 सैलरी है। आप मुझे बताइए कौन विकास कर पाएगा ज़्यादा? जिसका 1 लाख होगा वही कर पाएगा ना। तो जितना आय का स्तर ऊंचा होगा, मानव विकास उतना स्तर ऊंचा होगा। सिंपल बात लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रट्टा मारने वाली बात नहीं, ठीक है। आगे देखिए कल्याण उपागम, जब आय रहेगी तो कल्याण भी होगा, यानी इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर आदि में सुधार करके मानव अपना कल्याण करता है। यानी जब आपके पास पैसा रहेगा, अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो अच्छा से अच्छा आप इलाज कर सकते हैं, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। अगर पैसा होगा तो अपना जीवन स्तर सुधार कर सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि पैसा होगा तो कल्याण होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कल्याण तब होगा जब अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूरा कर लेंगे तब। इसमें मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पहचान कर उन्हें सक्षम बनाना, या फिर उनको जो है जो अपनी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना, ये इस प्रकार से कर सकते हैं जब आपका आय रहेगा तब, ठीक है। इसके बाद जो है क्षमता उपागम में लिखेंगे। क्षमता उपागम में लिखेंगे कि इसमें जो है पर्यावरण संतुलन और भविष्य की पीढ़ियों के विकास को ध्यान में रखा जाता है और अपने संसाधनों तक पहुंच के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी क्षमता तब होगी जब आपके पास इनकम रहेगा, और दूसरी बात ये है कि हमें संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग करना कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी उपयोग मतलब बना रहे। ऐसा नहीं कि अपना ही पेट भरते रहें, आने वाले पीढ़ी के लिए बारे में सोचा ही ना, ठीक। तो क्षमता उपागम इस प्रकार से बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेट्रोलियम। भारत में पेट्रोलियम संसाधन का वर्णन करना है। भारत में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे, भारत में पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो ऊर्जा उत्पादन और परिवहन जो है उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिंपल बात लिखी गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से इसके बारे में समझना है। तो देखिए पहला है मुंबई हाई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि महाराष्ट्र के तट के पास स्थित भारत का सबसे बड़ा अपतटीय जो है तेल क्षेत्र है। अपतटीय का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखिए ये है, इस प्रकार से बता दूं, अपतटीय का मतलब तट से दूर, अपतटीय का मतलब होता है तट से दूर, ठीक है। तो देखिए ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र है यहाँ पे, और यहाँ पे पड़ेगा मुंबई, और मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पे समुद्र में यहाँ पे है मुंबई हाई, ठीक है। तो यहाँ पे अपतटीय का मतलब होता है समुद्र तट, जो तट है ना उस तट से दूरी पर है। देखिए दूरी पर है कि नहीं, दूरी पे, बिल्कुल दूरी पर है, ठीक है। तो अपतटीय मतलब होता है समुद्र से थोड़ी दूरी पर, उसे कहते हैं अपतटीय। तो यहाँ पे जो है मुंबई जो हाई है उस महाराष्ट्र में आता है, और जो है ये भारत का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं असम की। असम, माँ कसम असम है। तो देखिए यहाँ पे ये डिगबोई है, ठीक है, डिगबोई लिखा हुआ है, ये डिगबोई है, नाहरकटिया है, मोरान घाटी है, ठीक है। यहाँ पे जो है असम में कुछ क्षेत्र हैं, डिगबोई सबसे प्राचीन है, नाहरकटिया, मोरान, इसको जो है आप ध्यान रखेंगे, ये यहाँ से उत्पादन होता है तेल जो है असम से, ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में अंकलेश्वर है, और इसके बाद है जो है मेहसाणा। मेहसाणा, ये कौन सा नाम आ गया भाई, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, बहुत कठिन नाम आ जाएगा। और अंकलेश्वर ध्यान रखेंगे और कच्छ ध्यान रखेंगे, दो ध्यान रखेंगे, ठीक है।
आगे बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में बाड़मेर है और ये मंगला फील्ड आता है, इसमें बाड़मेर ध्यान रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे कावेरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो है यहाँ पे उत्पादन होता है पेट्रोलियम का। तो यहाँ पे आपको छोटा सा ट्रिक और बता दें, अगर आपको थोड़ा सा छोटा सा भारत का मानचित्र बनाने आता है ना, भारत का मानचित्र, तो अगर आप भारत का मानचित्र बना के थोड़ा सा इसको राज्य को दर्शा देंगे ना, तो समझ जाइए कि कसम से बता रहा हूँ पूरा नंबर, आपको पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा। मैं यहाँ पे मोबाइल पे स्क्रीन पे बना रहा हूँ, इसलिए सही से नहीं बन पा रहा है, नहीं तो अगर कॉपी बनाता भैया अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। तो आप बना के उसमें थोड़ा थोड़ा भर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे आप भरिए यहाँ पे कि ये राजस्थान है, ठीक है, यहाँ पे असम है, और यहाँ पे जो है तमिलनाडु है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, इस प्रकार से यहाँ गुजरात है, भर देंगे, परफेक्ट पूरा नंबर मिले, क्योंकि भूगोल की आत्मा है मैपिंग, और मैपिंग अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कुछ बना के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए, अब प्रैक्टिस करने टाइम ही नहीं है, चलिए बात करते हैं महत्व के। तो देखिए महत्व में लिखेंगे ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है पेट्रोलियम, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, और इसके बाद है पेट्रोकेमिकल और परिवहन उद्योग के लिए इसका जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक बताना है। 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, आइए इनको भी ट्रिक से याद करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, मानव विकास की अवधारणा केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय कारकों को भी शामिल किया जाता है। मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं। 4 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है समता। समता का मतलब होता है समानता, ठीक है, समानता। अब सोचिए, मान लीजिए आपका क्लास है और आपके क्लास में रसगुल्ला बंट रहा है, मान लीजिए, ठीक है, 50 बच्चे हैं क्लास में, रसगुल्ला बंट रहा है भैया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि 1 किलो मिठाई है, मतलब 1 किलो रसगुल्ला है और 50 बच्चे हैं, और अब यहाँ पे क्या होगा कि उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो सबसे पहले आगे बैठे हैं। तो क्या ये समानता है कि असमानता है? आपका जवाब होगा ये असमानता है। अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों को रसगुल्ला मिलना चाहिए, तभी तो समानता होगी। तो समानता का मतलब यही होता है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, सबको बराबर जो है समानता का हक मिलना चाहिए, समान रूप से सबको संसाधन मिलना चाहिए जिससे वो विकास कर सके। अगर समता होगी, समानता होगी तो मानव विकास कर पाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं लैंगिक समानता। लैंगिक समानता में इसमें लिख सकते हैं कि सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाओं में पहुंच इस पर घटक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी लैंगिक समानता मतलब कि जहाँ पे मेल फीमेल, गर्ल्स बॉयज के में, और जो सामाजिक न्याय होता है उसमें देखा जाता है, तो ये समानता होनी चाहिए। सिंपल भाषा में हर जगह पे समानता होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे शिक्षा में लड़कियों और लड़कों को समान अवसर देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि मैंने कई बार इसके बारे में जिक्र किया है। मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, इस पेड़ के एग्जाम्पल की ज़्यादा सटीक बैठता है, इसलिए मैं बार बार इसी का एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और आप इस पेड़ का भरपूर उपयोग कर रहे हैं, फल फूल छाँव भैया अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद कुछ सालों बाद जो है, जब आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो आएगी, ये भी इस पेड़ का उपयोग कर लेगी, तो इस प्रक्रिया को सतत पोषणीय विकास कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सतत मतलब जो कंटिन्यूटी चलता रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। इन्हें सस्टेनेबल मतलब कि जो चलता रहे, तो संसाधनों के इस प्रकार उपयोग करना कि भविष्य की पीढ़ियों के भी उपलब्ध हो सके, वो लाभ उठा सके, तो उसे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। पर्यावरण को संतुलन बनाए रखना और प्राकृतिक संसाधनों को विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना इसमें शामिल होता है। ऐसा नहीं है कि जो है आपके पास कोई संसाधन है तो आप ही पूरा भर लें, ऐसा नहीं है भाई। सबको चाहिए बराबर, सबको समानता का अधिकार सबको है, तो सबको मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ये है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन सब का बढ़ावा मिल रहा है, तो सबको उसका उपयोग जो है उपयोग मिलना चाहिए, ठीक है। अगला है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण की बात करें, इंपावरमेंट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए लोगों को निर्णय लेने और अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर देना। सशक्तिकरण अपने आप में शक्तिवान होना, अपने आप में ताकतवर होना, अपने आप में सक्षम होना। हम खुद का डिसीजन ले सकते हैं, हम खुद का निर्णय ले सकते हैं, किसी के सहारे नहीं रहना, किसी के सहारे जीना नहीं है, ये सशक्तिकरण बताता है, ठीक है। तो इसमें शिक्षा, कौशल विकास, सूचना तक आज पहुँच शामिल इसमें जो है किया जाता है। जैसे आपने महिला सशक्ति का नाम सुना होगा, महिला सशक्तिकरण के बारे में, तो महिलाओं को इतना सक्षम बनाना कि जो है
वहाँ पे उनको उनका कोई शोषण ना कर सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, ताकि जो है आने वाले जो समाज है उसका सही से उपयोग कर पाए। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आता है आपका उत्पादकता, और उत्पादकता में लिखेंगे मानव जो संसाधन है, मानव संसाधनों को दक्ष दक्ष मतलब कौशल होता है, ज्ञान होता है, और कुशल बनाना, ताकि वे अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान दे सकें। यानी मानव का जो ज्ञान है, मानव का जो नॉलेज है, इस प्रकार से विकसित किया जाए ताकि जो है अपनी वो खुद का अपना जो है अपना व्यवसाय कर सके, अपना उत्पादन कर सके और उसके आधार पर अपना विकास कर सके। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि भारत में अपभ्रक के वितरण का विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा है, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है क्योंकि 22 नंबर क्वेश्चन तक जो है आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है, देख लेते हैं फटाफट। अपभ्रक को माइका बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में रंग और सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। बिजली के खंभे में जो काले काले पत्थर लगे होते हैं ना, आपने देखा होगा काले काले पत्थर लगे होते हैं बिजली के खंभों में, तो जो बिजली के खंभे में काले काले पत्थर लगे होते हैं ना, उसी को जो है कहा जाता है माइका अपभ्रक कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे इसके जो है उत्पादक क्षेत्र में। तो देखिए झारखंड है, झारखंड में यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए रहते हैं, जैसे गिरिडीह है, कोडरमा है। ये भारत का सबसे बड़ा जो है अपभ्रक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। कोडरमा जो है इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे इसके बारे में बात करें, अगला है बिहार में, और बिहार में भी बहुत कम होता है लेकिन बिहार में होता है। राजस्थान की बात करें, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर में यहाँ पे होता है। और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला है, यहाँ पे उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, यहाँ पे उत्पादन होता है। तो अगर आप स्टेट का नाम ले देंगे तब भी काम हो जाएगा, थोड़ा सा मैपिंग कर देंगे तो और अच्छी बात है। अगर इसके महत्व की बात करें तो देखिए विद्युत उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, और फिर इसके बाद जो है सौंदर्य प्रसाधन और दवा उपयोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। वहीं बात करें, भारत में अपभ्रक का जो है प्रमुख निर्यातक देश है, जहाँ से जापान, अमेरिका और यूरोप के निर्यात में यूरोप को जो है निर्यात किया जाता है। तो इसके बारे में आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पाएंगे। 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको 23 नंबर में से एक क्वेश्चन करना होगा और 24 नंबर में से कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट इनका आंसर भी यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है और इसके बारे में बहुत आसान शब्दों में पहले समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत, मतलब ये है, ये सिद्धांत यह दर्शाता है कि किसी देश या क्षेत्र में जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि के साथ जो है साथ साथ कैसे जो है परिवर्तन होता है, बदलता है। यानी जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में बताया जाएगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए इसकी 3 अवस्थाएं हैं, इसको जो है एनसीईआरटी का जो दिया रहता है किताब में, उसके माध्यम से पहले हम आपको समझा दूं, फिर इसके बारे में थोड़ा हम लोग लिखेंगे। देखिए जो खेतिहर ग्रामीण लोग होते हैं वो आपके इस प्रकार से जब वो औद्योगिक क्षेत्र नगरीय में आते हैं तो यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी नगरीय ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में आपको जो बीच का भाग है यही आपका जननांकीय संक्रमण सिद्धांत होता है। अब यहाँ पे इसके 3 अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पे 3 अवस्थाओं में इस प्रकार से डायग्राम बना देंगे तो आपका काम हो जाएगा। अभी मैं आपको बना के भी बताऊंगा कैसे आप नॉर्मली बना सकते हैं। यहाँ पे किताब में लिखा गया इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 अवस्थाएं यहाँ पे इस प्रकार से दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये पहली अवस्था है, यहाँ पे दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था है, और इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, पहली अवस्था में देखिए आपको उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दिखाई देगा पहली अवस्था में, और जो दूसरी अवस्था है वो आप देखेंगे कि जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, लेकिन मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं बात करें जो तीसरी अवस्था है, इसमें निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से देश आ सकते हैं, तो देखिए जिसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है, जिससे बांग्लादेश की कुछ अफ्रीका के देश इसमें आते हैं। और बात करें जो द्वितीय अवस्था है, द्वितीय अवस्था में पेरू, श्रीलंका, ये सब भारत, चीन इसमें भी आ जाएंगे। और वहीं तीसरी जो अवस्था है, तीसरी अवस्था में कनाडा, जापान, अमेरिका ऐसे जैसे देश आते हैं। ठीक है, अब देखिए छोटा सा इसका मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं कैसे आप बनाएंगे अपने हाथ से ही सिंपल भाषा में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे 3 जो है लाइन इस प्रकार से आप यहाँ पे खींच देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे इस प्रकार से। यहाँ पे मान लीजिए 10 लिख देंगे, यहाँ 20 लिख देंगे, यहाँ 25 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 30, यहाँ पे 35, ऐसे आप कुछ लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है जो पहली अवस्था है इसमें जो है इस प्रकार से ऊपर थोड़ा दिखा देना, ऐसे करके दिखाना है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे
इस प्रकार से इसमें गिरावट दिखानी है। फिर जो नीचे वाली रहेगी, ये नीचे वाली आपकी मृत्यु दर है, ऊपर वाली आपकी जन्म दर है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे जब तीसरी जो आएगी अवस्था, इसमें इस प्रकार से यहाँ पे नीचे हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके आप दिखा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से नीचे दिखा दीजिए। अब यहाँ पे करना क्या है, तो देखिए ये पहली अवस्था है, यहाँ लिख दीजिए, ये दूसरी अवस्था है और ये तीसरी अवस्था है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ देशों का नाम लिख दीजिए, अगर देश का नाम पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देश लिख दीजिए और यहाँ पे लिखिए अर्ध विकसित देश, यहाँ पे लिखिए अर्ध विकसित देश, यहाँ पे विकासशील देश, ठीक है। यहाँ विकासशील देश और यहाँ पे विकसित देश, ऐसे लिख दीजिए। बस इतना कर देंगे तब भी काम आपका ओके हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब आइए एक एक करके इन्हीं को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहली अवस्था क्या बताती है, देखिए जो बनाएंगे फिगरों में ना, वही यहाँ पे आप जो है समझेंगे। देखिए प्रथम अवस्था, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची होती है। पहली अवस्था में ऊंची था ना, आप यहाँ पे देख लीजिए फिगर में, पहली अवस्था में देखिए जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचा है, बिल्कुल दोनों ऊंचा है, ठीक है। आगे देखिए इसमें है कि मृत्यु दर अधिक होने के कारण खराब स्वास्थ्य सेवाएं, अकाल और युद्ध जैसी महामारियां यहाँ पे आती हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद कह रहा है कि जन्म दर जो है बहुत कम, बहुत जो जनसंख्या वृद्धि है बहुत कम होती है और स्थिर रहती है यहाँ पे, ठीक है। यानी जो जनसंख्या है दोनों उच्च होती है, बस इतना आप समझ लीजिए कि दोनों जो है आपको यहाँ पे जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च दिखाई देगा, बस आप इतना समझ जाइए, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी अवस्था है, इसमें मृत्यु दर में गिरावट आती है और जो जन्म दर इसमें जो है धीरे धीरे गिरावट आती है, इसमें तीव्र गति से गिरावट आती है, इसमें धीरे धीरे गिरावट आती है, ठीक है। और वहीं बात करें जो है इसमें, जैसे देखिए भारत चीन देश आ जाते हैं। और वहीं बात करें तीसरी अवस्था में, तो तीसरी अवस्था में देखिए जन्म और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है, ठीक है। बस आप ये जिसमें देश आते हैं अमेरिका, जापान, फ्रांस इसमें आ जाएगा, ये सब देश में जो विकसित देश है वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इस फिगर को अगर आप समझ जाएंगे, ठीक है, तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली अवस्था में उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, दूसरे में निम्न मृत्यु दर निम्न जन्म दर है। बस दूसरे वाले में थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे दिखा देंगे, काम आपका हो जाएगा। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का ये है आपके सामने क्वेश्चन है कि मानव बल की प्रकृति में विशिष्ट क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मानव बल की प्रकृति और इसके बारे में लिखेंगे। देखिए मानव भूगोल वह शाखा है जो पृथ्वी पर मानव गतिविधियों के स्थानिक वितरण और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करती है। इसका मतलब ये है कि जो मानव भूगोल है वो ऐसी शाखा है जो पृथ्वी पर मानव गतिविधियाँ, यानी मानव गतिविधियाँ कहाँ होती हैं, पृथ्वी पर होती हैं, ठीक है। अन्य दूसरे ग्रह पे थोड़ी होती है, पृथ्वी पर होती हैं। स्थानिक वितरण, स्थानिक वितरण मतलब होता है कि किसी स्थान पर कम, किसी स्थान पर ज़्यादा मानव जो है संसाधनों का उपयोग करता है और पर्यावरण के साथ जो है उनका संबंध स्थापित होता है। मान लीजिए जैसे भारत है, ठीक है, भारत है, तो भारत में जो संसाधन है प्राकृतिक, वो अपने हिसाब से अपना उपयोग करेगा। भूटान है, भूटान अपने हिसाब से करेगा, नेपाल अपने हिसाब से करेगा, चाइना जो है अपने हिसाब से करेगा। तो जैसे जहाँ पे जो स्थिति है और जो वहाँ का वातावरण है, वैसे उनका जो संबंध होता है उसी प्रकार से उनका जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति हो गई। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे कि मानव भूगोल प्रकृति से हमारा तात्पर्य है कि मानव भूगोल में भौतिक वातावरण और मनुष्य द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का जो है अध्ययन परस्पर क्रिया द्वारा होता है। कुल मिला जुला के बस आप इतना समझ जाइए कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को दर्शाया जा रहा है और वही सेंटेंस आप बना के यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 2-3 पॉइंट और समझने का प्रयास करते हैं। भौतिक पर्यावरण जैसे कि भूआकृति, यानी जो भूआकृतियाँ हैं, पर्वत, पठार, ये सब, मृदा यानी मिट्टी, जलवायु आदि का उपयोग करके मानव अपने आवश्यकताओं के अनुसार जो है वस्तुओं का निर्माण करता है। जैसे नदी बह रही है, नदी पे मानव बांध बना दिया, तो बांध बनाने के बाद वहाँ से जल विद्युत कर रहा है, पर्यटन का बढ़ावा मिल रहा है, तो अपने आवश्यकता अनुसार उसका जो है काम करता है। जैसे घर, गांव, सड़क, नहर, विद्यालय, अस्पताल, परिवहन, बांध, इन सब का प्रयोग करता है प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा। तो इसके बाद होता क्या है कि इसमें मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और मानव प्रकृति की जो है, ये मानव भूगोल की प्रकृति का अंतर विषयक है। इसका मतलब ये है कि एक तरफ मानव
प्रकृति पर हस्तक्षेप कर रहा है और प्रकृति मानव पर प्रभाव डाल रही है। ठीक है, आगे यहाँ पे 2 पॉइंट और लिखना चाहते लिख सकते हैं कि मानव भूल की प्रकृति में इसलिए संभववाद और निश्चयवाद की विचारधारा दी गई है, जिसमें प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना जाता है और जो है कभी कभी मानव को जो है सर्वशक्तिमान माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव प्रकृति का तालमेल और संतुलन ही मानव भूल की प्रकृति है। ठीक है, इस प्रकार से बारे में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है इसका आएगा विषय क्षेत्र में लिखेंगे जनसंख्या भूगोल। इसमें जनसंख्या वितरण, घनत्व, संरचना और प्रवास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत वहीं बात करें आर्थिक भूगोल में, तो आर्थिक भूगोल में कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवाओं का जो है इसमें विश्लेषण किया जाता है। वहीं नगरीय भूगोल की बात करें इसमें, तो नगरों के विकास, संरचना, शहरीकरण के बारे में, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे है सांस्कृतिक भूगोल में, तो उसमें भाषा, धर्म, परंपरा, सांस्कृतिक विविधता आदि का अध्ययन किया जाता है। वहीं राजनीतिक भूगोल की बात करें तो उसमें जो है राज्यों की सीमाएं, भौगोलिक रणनीतियां, शक्ति संतुलन, इन सब के बारे में अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकारों के आधार पर जो है यहाँ पे भारतीय नगरों के प्रकारों को बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। भारतीय नगरों का वर्गीकरण उनके कार्यों के आधार पर किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। इसके बारे में मैंने जिक्र किया है कई बार अपने वीडियो में। देखिए, प्रशासनिक नगर, वे नगर जो प्रशासनिक गतिविधियों को केंद्र होते हैं, जैसे नई दिल्ली है, चंडीगढ़ है, रायपुर है, ये सब प्रशासनिक केंद्र होते हैं। जो लगभग राजधानी है वो सब प्रशासनिक केंद्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है औद्योगिक नगर, तो जहाँ पे बड़े बड़े उद्योग होते हैं वहाँ पे उसे औद्योगिक नगर कहते हैं। जैसे जमशेदपुर है, कोयम्बटूर है, यहाँ पे ये सब औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वहीं बात करें व्यापारिक नगर में, तो जहाँ बड़े बड़े व्यापार होते हैं, जैसे मुंबई है, सूरत है, कोलकाता है, यहाँ व्यापार होते रहते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे है कि सांस्कृतिक धार्मिक नगर, वो नगर जो धार्मिक संस्कृति से केंद्र होते हैं, जैसे वाराणसी है, पुरी है, हरिद्वार है, ये सब धार्मिक केंद्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं परिवहन नगर की बात करें तो उसमें वे नगर प्रमुख रूप से जैसे जो जंक्शन होते हैं, जैसे कि इटारसी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है आप लखनऊ ले सकते हैं, आप जो है मुगल सराय ले सकते हैं, मथुरा ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। कोई न कोई आपको लिखना है। और उसके बाद पर्यटन नगर की बात करें तो उसमें शिमला है, उदयपुर है, गोवा है, ये सब पर्यटन अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो देखिए उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक, क्यों उद्योग प्रभावित होते हैं। किसी भी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना, उनके विकास विभिन्न भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है। इसके प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। तो देखिए, कच्चा माल पहला हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जहां पे कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे वहीं उद्योग स्थापित होगा। तो उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और जैसे कि इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क जो है इसकी आवश्यकता होती है। तो बोकारो, भिलाई से यहाँ से लौह अयस्क जो है उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, ऊर्जा स्रोत। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बिजली तो चाहिए ही, ईंधन तो चाहिए ही। तो बिजली और ईंधन की आवश्यकता होती है, जिससे थर्मल पावर प्लांट की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं जलापूर्ति, पानी की भी जरूरत पड़ती है। जल आधारित उद्योगों को पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है, जैसे कागज है, कपड़ा उद्योग है, इन सब के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। वहीं बात करें लेबर श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। सस्ते और कुशल श्रमिक की उपलब्धता से जो है उद्योग का विकास होता है। बंगाल, तमिलनाडु में जो है कपड़ा उद्योग, इस सबसे इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बात करते हैं परिवहन एवं संचार में। तो जिन क्षेत्रों में उद्योगों को बाजार तक पहुंचाने में अच्छा परिवहन नेटवर्क होता है, उसे परिवहन जो है संचार के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर मुंबई बंदरगाह है, ये इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करें बाजार मार्केट की, तो सामान जब बन जाएगा तो बाजार में बेचना भी पड़ेगा, है ना। यानी उत्पादों को खपत के लिए, बिक्री के लिए स्थानीय वैश्विक बाजार होना जरूरी है। जैसे दिल्ली है, मुंबई में ऑटोमोबाइल उद्योग है, इस सब इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब इसमें जो है मार्केट होता है। बात करते हैं सरकारी नीतियां भी जरूरी होती हैं। सरकार उद्योगों के लिए कर नीति, निवेश नीति और विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाती है, जिससे आसानी से जो आयात निर्यात वो हो सके। वहीं बात करें नोएडा है, बेंगलुरु है, ये आईटी के उद्योग क्षेत्र माने जाते हैं। जलवायु का भी असर पड़ता है। तो देखिए, कुछ उद्योगों को अनुकूल जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्योंकि वहाँ मौसम मशीनों के अनुकूल होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका मानचित्र कार्य आएगा। मानचित्र कार्य में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि इस प्रदेश की तेल शोधन कारखाना, या इस प्रदेश का जो है आणविक ऊर्जा केंद्र, या फिर इस प्रदेश की राजधानी, ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रदेश की जो तेल शोधन कारखाना है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मथुरा। और मथुरा पड़ता है यहाँ पे, देखिए मैंने कई बार ट्रिक के माध्यम से बताया है आप लोग को। तो ये दिल्ली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दिल्ली, मतलब ये टर्निंग पॉइंट ध्यान रखेंगे, और इसके सामने यहाँ पे दिल्ली है। दिल्ली के जस्ट थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पे मथुरा इस प्रकार से भर देंगे और क्वेश्चन नंबर वहाँ पे डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बस इतना काम करना है, ठीक है, ऐसे भर देंगे, काम हो जाएगा। कॉपी में नहीं लिखना रहता है, कॉपी में जो है विकलांग जो होते हैं ना, जैसे कि जो दृष्टिबाधित होते हैं वो सब लिखते हैं। उसमें पेपर में दिया रहेगा, आराम से पढ़ लीजिएगा कि उसमें जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो कॉपी में लिखते हैं, आपको मानचित्र में भरना होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि अधिकतम स्त्री पुरुष अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो अधिकतम स्त्री पुरुष वाला अनुपात राज्य जो है वो देखने को मिलता है वो केरल में, तो उसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे देखिए आपको यहाँ पे केरल दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे एरो बनाना, अगर बाहर लिखेंगे तो आप जो है एरो बना देंगे बाहर, और यहाँ पे लिखेंगे केरल, और केरल लिखने के बाद जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन नंबर दूसरा आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन है कि कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। बिहार, ठीक है, बिहार पहले स्थान पर आता है, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल पर आता है। तो देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि नेपाल है, नेपाल का जो आधा हिस्सा है ये यूपी का आता है, बर्ड शेयर करता है, लगभग आधा हिस्सा बिहार का। तो यहाँ पे जो है बिहार है, तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे लिख देंगे बिहार, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे बिहार, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल देंगे थर्ड, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे ही, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गुजरात की राजधानी नगर और मध्य प्रदेश का तांबा क्षेत्र बताना है। तो दोनों भर लेते हैं एक साथ में, ठीक है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो है यहाँ पे गुजरात की राजधानी नगर गांधीनगर हो जाएगी, ठीक है, गांधीनगर हो जाएगी। और फिर इसके बाद जो है एमपी, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का मलंज खंड, मध्य प्रदेश ही भर देंगे तभी आपका काम हो जाएगा। मलंज खंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलंज खंड में जो है तांबा उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए संसार की बात करते हैं, तो संसार का भी इस प्रकार से मानचित्र पूछा जाएगा, जिसमें जैसे चीन के एक समुद्री पत्तन बताना है, तो समुद्री पत्तन चीन में बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मानचित्र में, देखिए ये भारत है, भारत को देखेंगे, लैंडमार्क ध्यान रखेंगे, और जो है इसके ऊपर यहाँ पे चीन है, ठीक है, चीन है, और समुद्री पत्तन है, तो इसका मतलब समुद्र के तट पर होगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इस प्रकार से भर देंगे, और यहाँ भर देंगे इस प्रकार से यहाँ पे संघाई, ठीक है, संघाई राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से संघाई भर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देंगे यहाँ पे। आगे है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, अमेरिका की राजधानी नगर बताना है। तो अमेरिका की राजधानी जो नगर है वो देखिए यहाँ पे है, ये ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है, और यूएसए की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है। तो लगभग यहाँ पड़ेगा, इस प्रकार से एरो बनाइए, बाहर लिख रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी इस प्रकार से भर देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो दूसरा आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है। तो नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो है ये है आपका नॉर्वे, ठीक है, ये यहाँ पे ये है नॉर्वे। तो यहाँ पे इस प्रकार ऐसे करके, और यहाँ पे बाहर ऐसे लिख सकते हैं नॉर्वे, यहाँ लिख देंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जरूर डालेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट है कि विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे अधिक दूसरा जनसंख्या वाला देश भैया भारत है। तो ये देखिए भारत है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है, भारत ये हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है कि इंग्लैंड का महानगर बताना है, या इंग्लैंड का समुद्री पत्तन पूछ ले, या इंग्लैंड की राजधानी पूछ ले। तो आपको ध्यान में रखना है लंदन, ठीक है, लंदन, ये जो है आपका है ब्रिटेन यानी लंदन, ठीक है। आप यहाँ पे इस प्रकार से भर देंगे लंदन। और आपने गाना सुना होगा, लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, ठीक है, भोजपुरी में गाना है। तो इस प्रकार से जो है आप इसे देख लीजिए, इस प्रकार से जो है आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी भी कीमत पर भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे आए या ना आए, कुछ ना कुछ बना के जरूर लिखिएगा दोस्तों। अगर छोड़ देंगे कुछ नहीं मिलेगा, आप समझ के लिखिए, अच्छे से लिखिए, आपका बढ़िया नंबर आएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।